Hello students, good morning to all of you. I hope you all are fine. तो इस बार हम इस वीडियो के अंदर आपका 6th चैप्टर देखेंगे. 6th चैप्टर ऑफ 7th इंग्लिश मीडियम क्लासेस and it is administrative system and the architecture during the medieval age. मतलब मध्य युग चल रहा था तब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में कैसी चल रही थी और आर्किटेक्चर कितना डेवलप हुआ था. तो आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पालिया, मतलब हीरो स्टोन्स. तो ये पालिया किसको बोला जाता है? तो जिसने हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में हमारे जो एंसेस्टर है उसने कोई ऐसा काम किया है, हिस्टोरिक काम किया है, तो उसकी याद में ऐसे एक पत्थर पे वो पूरा इंस्क्रिप्ट करके एक पालिया बनाई दिया जाता है. वहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं और हर एक फेस्टिवल में वहाँ पे जाके उनको भोग भी लगाते हैं. और हर एक फेस्टिवल है या फिर कोई अच्छा शुभ प्रसंग है, कोई फंक्शन है, तो उस टाइम पे भी उनको याद करके यहाँ पे पूजा होती है. तो इसको पालिया बोला जाता है, राइट. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पालियास आर वर्शिप ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सॉन्ग्स आर सung एज द होमेज टू दिस मार्टियर्स. जो हमारे मार्टियर्स हैं उसके लिए यहाँ पे पूजा भी होती है और उनके नाम पे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फोक सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं, राइट. तो ये इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे था कि पालिया क्या है और इससे हम आगे पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चल रही है. ये जो पालिया राजपूत एज से बनना स्टार्ट हुआ था. तो ये राजपूत एज कैसी थी, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चल रही थी, तो वो हम देखते हैं. सी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज. ड्यूरिंग राजपूत एरा, आपको पता है पहले सबसे पहले 600 CE मतलब 6 सेंचुरीज तक किसका राज चल रहा था हमारे इंडिया के अंदर? किंग पुलकेशी II एंड हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में थे. किंग पुलकेशी II कहाँ पे थे? साउथ इंडिया के अंदर. लेकिन 1 by 1 दोनों की डिमाइज होने के बाद 7th सेंचुरी से हमारे इंडिया के अंदर राजपूत एज स्टार्ट हो गई, मतलब राजपूत एरा पूरी स्टार्ट हुई थी. 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक राजपूत एरा इंडिया के अंदर चली. यस, तो ये 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक राजपूत एरा के अंदर राजपूत के जो किंग थे सारे, उन लोगों ने क्या डेवलपमेंट किया, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कैसे चलाया, कैसे कैसे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किए, ये इसमें ब्रीफ किया हुआ है इस चैप्टर में. सो ड्यूरिंग द राजपूत एरा इंडिया वाज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग. मैंने बोला ना राजपूत एरा थी तब एक किंग से ये पूरा हमारा कंट्री नहीं चल रहा था. पहले क्या था, हर्षवर्धन एंड किंग पुलकेशी के टाइम पे नॉर्थ इंडिया पूरा किंग हर्षवर्धन के अंडर में आता था और साउथ इंडिया पूरा किंग पुलकेशी के हाथ में आता था, राइट. वो दोनों ही रूल कर रहे थे. लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशी II एंड हर्षवर्धन ये राजपूत एरा स्टार्ट हो गई. उन्होंने पूरे इंडिया को 256 छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड कर दिया और उन्होंने अलग अलग किंगडम से रूल करना स्टार्ट कर दिया. India was divided into big and small states and the extent of each kingdom depend on the king's military powers. तो कौन से किंग के पास कितनी मिलिट्री पावर है, कौन सा किंग ज़्यादा मजबूत है, उस पर डिपेंड करता था कि उसका किंगडम कितना बड़ा होगा. तो ऐसे छोटे बड़े किंगडम में पूरा इंडिया डिवाइड हो चुका था राजपूत एरा में. यू हैव बीन ब्रीफ्ड about the Rajput kings and dynasties in the previous chapter. आगे के चैप्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से किंग कौन कौन से टाइम में कौन कौन से किंगडम में रूल कर रहे थे. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. वो लोग अपनी किंगडम में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे फॉलो कर रहे थे, लिटरेचर कितना डेवलप हुआ था, आर्किटेक्चर कितना डेवलप हुआ, एंड एक्सटर्नल इन्वेशंस ड्यूरिंग दैट टाइम. मतलब बाहर के किंग्स ने, बाहर के कंट्री के किंग्स ने हमारे कंट्री में कितनी घुसनखोरियां की थी, इन्वेशन की थी हमारे कंट्री में लूट करने के लिए. तो वो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है. सो फर्स्ट थिंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. आफ्टर द 7th century वेरियस राजपूत डायनेस्टीज रूल इन इंडिया. बहुत सारी राजपूत डायनेस्टीज अराइज हो गई थी. However, even though different dynasties came to power, there was little change in the administrative system. बहुत सारे डिफरेंट डायनेस्टीज थी पर उन लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगभग तो सेम ही थी, थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थी.
कम डिफरेंसेस थे, लेकिन थी डिफरेंट चीजें। Though kingship was hereditary, it was not compulsory that the eldest son would always automatically become the next king. ये किंगशिप कैसी चल रही थी? हेरिडिटरी मतलब एक किंग है, उनकी डेथ के बाद वही थ्रोन कौन संभालेगा? उसका बेटा। उसके बेटे की डेथ के बाद वही थ्रोन कौन संभालेगा? उसी का बेटा। राइट? अगर कोई अदर किंग उससे फाइट करके उसका किंगडम जीत ले तो अलग बात है, लेकिन जब तक वो किंगडम किसी और किंग ने जीता ना हो तब तक हेरिडिटरी सिस्टम वहां पे चलती थी। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा भी नहीं था कि एल्डेस्ट सन ही वहां का थ्रोन संभालेगा, लेकिन सिस्टम ऐसी की हुई थी पहले राजपूत एरा से पहले किंग हर्षवर्धन के टाइम में और किंग पुलकेशी टाइम में ऐसा चल रहा था कि जो एल्डेस्ट सन होगा ना वही थ्रोन संभालेगा। लेकिन राजपूत एरा में वो चीज चेंज होने लगी थी। कोई कोई लोग ऐसा मानते थे, कोई कोई किंग ये चीज फॉलो करते थे, लेकिन मोस्टली ये चीज फॉलो नहीं होती थी। जो एलिजिबल बेटा होता था, उनका एलिजिबल सन होता था, उसी के हाथ में ही वो अपना किंगडम देते थे, क्योंकि एल्डेस्ट सन के हाथ में देने के बाद पता चले कि वो अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है तो वो पूरा अपना किंगडम खो देंगे ना। दैट्स व्हाई ये सिस्टम स्टार्ट हुई थी। सो देयर apprentice selected by the king was called the crown prince. ये जो किंग ने जिसको चुना होगा वही क्राउन प्रिंस बोला जाएगा। इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर्स इलेक्टेड और सेलेक्टेड देयर किंग। ऐसा भी होता था कि अपने किंगडम के लिए लोग खुद मिलके अपने किंग को चुनते हैं, जैसे कि अभी के टाइम पे हम लोग हमारे प्रेसिडेंट को हम ही तो चुनते हैं ना इलेक्शन के थ्रू। तो ऐसी रिपब्लिक सिस्टम भी कहीं कहीं पे चल रही थी। For example, while in Kashmir, King Yashashkara was selected and enthroned by the Brahmin group. कश्मीर के अंदर ये जो किंग यशस्कर है ना वो चुना गया था वहाँ के ब्राह्मण ग्रुप के थ्रू और थ्रोन पर बिठाया गया था। इन गुजरात कुमारपाल was selected as a successor by the Council of Minister. हमारे यहाँ गुजरात में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से जो कुमारपाल था वो एक सक्सेस करके थ्रोन सक्सेसर बन के थ्रोन को उसने संभाला हुआ था। राइट? सो ये डिफरेंट टाइप्स की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलती थी। द मिनिस्टर्स वेर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज द किंगडम इफेक्टिवली। यस, किंग की हेल्प करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता था। जैसे अभी के टाइम पे हमारे पीएम है प्राइम मिनिस्टर, वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल भी फॉर्म करते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स बनाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, फिर हेल्थ मिनिस्टर है, फिर डिफेंस मिनिस्टर है। वो किस लिए बनाते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर को ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने में हेल्प कर सके। तो वैसे ही पहले के टाइम पे भी किंग्स लोग ऐसे मिनिस्ट्री सिस्टम डेवलप करते थे। Yet at times people became victims of poor or wrong एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। लेकिन ये मिनिस्टर के नीचे रह के भी कभी कभी ऐसा होता है, बहुत टाइम ऐसा नहीं होता था, कभी कभी ऐसा होता रहता था कि जो पुअर क्वालिटी या फिर रॉन्ग क्वालिटी जो मिनिस्टर्स डिसीजंस लेते उनकी रॉन्ग क्वालिटी का भोग बनते थे सारे लोग। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेजेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो पूरे किंगडम की बात हमने कर ली, लेकिन विलेजेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चल रही थी? विलेज इंस्टीट्यूशंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द medieval पीरियड में ये विलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज के अंदर ग्राम पंचायत होती थी। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच, और ये पंचायत का जो हेड था उसको मुखी या सरपंच बोला जाता था। और पूरे गांव को प्रोटेक्शन देने में और पूरे गांव को जस्टिस देने के लिए इसी को ही हेड माना जाता था, वही रिस्पॉन्सिबल होता था। ही वाज द फाइनल वर्ड, मतलब जो भी डिसीजंस लेगा वो डिसीजंस उसके ही फाइनल माने जाएंगे। इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल। अभी के टाइम पे भी विलेजेस के अंदर ग्राम पंचायत होती है और वहाँ के बड़े लोग मतलब एल्डर्स होते हैं, वो लोग गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे जस्टिस करना है, कौन सी चीज कैसा लो बनाना है। दैट्स ऑल। At the time, land revenue was the main income of the kingdom. Kingdom की main income उस टाइम पे कौन सी रहती थी? Land revenue। तो जो वहाँ के फार्मर्स रहते थे ना, वो फार्मिंग करके क्रॉप उगा के उनका जितना इनकम होता था ना उसका 6th पार्ट निकाल के उनको किंगडम में देना पड़ता था। राजा का जो खजाना होता है जहाँ पे उनके सारे पैसे रहते हैं, तो उनको ये देना पड़ता था फार्मर्स को 6th पार्ट अपना। एंड
उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वर आल्सो लेविड ऑन द पीपल, डिफरेंट डिफरेंट लैंड को लेके अदर टैक्सेस भी रहते थे। जो बिजनेस वो लोग करते थे अपने ही किंगडम में, अपने से अलावा दूसरे किंगडम में जाके भी वो लोग बिजनेस करते थे, तो उसका रेवेन्यू, उसका भी टैक्स देना पड़ता था। डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज, और ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हुए थे। Moreover, taxes were collected at courts and octroi points. Landlords collected the tax and paid tribute to the kings. Landlords है वो अपने लैंड के लिए भी टैक्स कलेक्ट करके किंग्स को देते थे, और जनरली कोर्ट्स पे ज़्यादातर बिजनेस होता रहता है तो वहाँ पे भी ये रेवेन्यू टैक्स लिया जाता था। सेकेंड थिंग दी हुई है लिटरेचर। लिटरेचर कितना डेवलप हुआ था मीडिएवल एज, मध्य युग, मतलब राजपूत एरा के अंदर। During the Rajput age, there was a lot of religious writing as well as literature of various kinds, मतलब बहुत सारे टाइप के रिलीजियस राइटिंग भी, मतलब पुराण भी लिखे गए और लिटरेचर राइटिंग भी हुई। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है हेमचंद्राचार्य का, तो देखते हैं उसके बारे में। स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट patronage from kings. Many literary works were composed in Sanskrit. कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ये लिटरेचर वर्क हुआ था? संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एक्सेट्रा, ये सारी लैंग्वेजेस उस टाइम पे ज़्यादातर डेवलप हो चुके थे। द ग्रेट संस्कृत पोइट माघ कंपोज द एपिक शिव शिशुपाल वधा, मतलब जो माघ करके जो पोइट थे हमारे संस्कृत के, उसने शिशुपाल वध करके एक पूरा पोएम कंपोज किया था। दिस एपिक डिस्क्राइब्स द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय द श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कैसे मारा था वो इसके अंदर पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। सिमिलरली अनदर पोएट श्री हर्ष ब्रॉट द एपिक नैषधचरिता व्हिच इज अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती। नल एंड दमयंती के बारे में श्री हर्ष ने लिखा हुआ है, और उसके एपिक का नाम है नैषधचरिता, व्हिच इज नल एंड दमयंती की लाइफस्टाइल कैसी थी, उनके लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुई थी, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन है। इवन सॉन्ग्स बाय राधा एंड अदर गोपीज sung in praise of Lord Krishna were presented in a lyrical manner. लिरिकल मैनर में राधे एंड कृष्णा, राधा एंड गोपीज के बीच के बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे गए थे। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स वर आल्सो कंपोज्ड इन द पोएटिक मैनर। पोएटिक मैनर में जो भी किंग्स ने जो भी अचीवमेंट की है उन सब के बारे में भी रिकॉर्ड रहता था, उसी से तो हमें हिस्ट्री पता चलती है, राइट। किंग्स वर आल्सो कंपोज्ड इन द पोएटिक मैनर। हेमचंद्राचार्य ब्रॉट कुमारपाल चरिता, जो सोलंकी किंग था गुजरात का, कुमारपाल, अभी आगे देखा ना आपने कुमारपाल के बारे में, तो उस कुमारपाल की जो भी विक्ट्रीज थी, उसने जो भी चीज़ें अपने किंगडम में की थी उसके बारे में पूरा कुमारपाल चरिता करके एक एपिक लिखा हुआ था हेमचंद्राचार्य ने, जो अभी आपको फिगर में दिख रहे हैं, राइट। एंड अ ग्रामर बुक, सिद्ध हेम शब्दानुशासन भी उसने लिखी थी। As the title indicates, the names of King Siddharth Jaisi and Hemchandracharya are associated with this book. किन दोनों ने मिलके ये बुक लिखी हुई थी? जो किंग थे हमारे यहाँ के सिद्धराज जयसी, उन्होंने और ये हेमचंद्राचार्य दोनों ने मिलके, तो उसका नाम इसलिए सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा हुआ था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है ग्रामर के लिए। और इट वॉज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग द प्रोसेशन इन पाटन। पाटन में ये जो पब्लिश हुई थी ये बुक, तब उसको एलिफेंट की बैक पे रख के पूरे पाटन में घुमाया गया था। सो ये इसकी स्पेशलिटी है। नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वर आल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। ये तो सारी पोएट्री की बात हो गई, लेकिन बहुत सारे प्लेज भी लिखे गए थे। भवभूति ब्रॉट उत्तर रामचरिता, while पंडित नारायण composed हितोपदेश, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन पंचतंत्र। पंडित नारायण ने हितोपदेश भी लिखा था जिसके अंदर पंचतंत्र के बेस सारी स्टोरीज भी है। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र भी लिखा हुआ था। ये सारे प्लेज एंड स्टोरीज ये सारी कंपोज की गई थी इन लोगों के थ्रू। आइदर योर स्कूल और नियर बाय लाइब्रेरी, मतलब स्कूल के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है लाइब्रेरी में से, या फिर अदर लाइब्रेरी में जाके भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, राइट। यहाँ पे टेबल में आपको कुछ पोएट एंड ऑथर दिए हुए हैं जो मिडिएवल एज में जिन्होंने ये सारा लिटरेचर वर्क किया था। तो उन लोगों ने कौन से पोएट और कौन से ऑथर ने क्या वर्क किया हुआ है ये आपको पूरा इस टेबल में दिया हुआ है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ जूम लेक्चर की ड्यूरेशन में। तो नेक्स्ट थिंग वाज द
आर्किटेक्चर भी उन लोगों ने काफी अच्छा डेवलप किया था राजपूत एज में। यहाँ पे देखो आपको थंजावुर टेम्पल भी दिख रहा है और साथ में खजुराहो के टेम्पल्स भी दिख रहे हैं। तो दे आर वेरी यूनिक इन देयर आर्किटेक्चरल मैनर। बहुत एक दूसरे से कोई भी चीज रिपीट नहीं होती थी उनके आर्किटेक्चर में, एक दूसरे से एकदम यूनिक होते थे। सो among the various constructions during the Rajput age, temple construction is noteworthy. Temples बहुत अच्छे बनाते थे। The Rajput kings were fond of constructing grand and artistic buildings. वो लोग ऐसे शौकीन थे बहुत बड़े बड़े and artistic buildings बनाने के लिए। The architecture and sculpture of the time is evident from the temple, forts, palaces, lakes, etc. तो बहुत सारे एविडेंसेस हमको मिले हुए किस जगह से, टेम्पल्स में से, फोर्ट्स राजस्थान में देखोगे, पैलेसेस राजस्थान में ही है, लेक्स, ये सारी चीज़ों से हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि राजपूत एरा में ये आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका था। Among the temples, Khajuraho in Madhya Pradesh and Puri Temple of Lord Jagannath are famous for their architecture and sculpture. ये दोनों टेम्पल्स है, खजुराहो की जो मंदिर है मध्य प्रदेश के अंदर और जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, वो अपने आर्किटेक्चर के लिए एक यूनिक माना जाता है हमारे हिस्ट्री में। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज आल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो भी मेडिएवल एज में बना हुआ है। द कोणार्क टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट फिटनेस एंड वाज शेप्ड लाइक अ चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। कैसे बना हुआ है कि एक चैरियट के शेप में बना हुआ है और 7 हॉर्सेस उसको खींच के ले जा रहे हैं, वैसे उसकी पूरी डिजाइन की हुई है। Among the other sun temples of India, the Mardan Temple of Kashmir and Modhera Sun Temple of Gujarat are famous. बहुत सारे सन टेम्पल्स हैं इंडिया में, उसमें से कश्मीर का मार्दन सन टेम्पल एंड जो मोढेरा का हमारा गुजरात का सन टेम्पल है वो काफी फेमस है। A prominent feature of the Modhera temple is that the first ray of the sun fall directly on the idol. प्रोमिनेंट फीचर हमारे मोढेरा के सन टेम्पल का कौन सा है कि वहाँ की आइडल पे जो फर्स्ट सन रेज है वो डायरेक्टली वहाँ के गर्भगृह में जो आइडल रखी है सीधा उसी पे जाके गिरता है। तो ये आर्किटेक्चर की इंटेलिजेंस की बात हो गई ना कि कितना इंटेलिजेंटली उन लोगों ने ये पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन किया हुआ था। The Ellora caves of Deccan have caves representing 3 religions. जो Ellora की caves है वो 3 अलग अलग रिलीजन के बारे में हमें इन्फॉर्म करती है। फर्स्ट इज हिंदुइज्म, सेकंड इज बुद्धिज्म एंड थर्ड वन इज जैनिज्म। इन तीनों रिलीजन के बारे में हमको एलोरा केव से पता चलता है। वन अमंग दिस इज द ग्रैंड कैलाश टेम्पल। इसमें से एक हम ग्रैंड कैलाश टेम्पल को भी ले सकते हैं। द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई हैव अ ब्यूटीफुल 3-face स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा। जनरली लॉर्ड शिवा के हम लोग शिवलिंग ही देखते हैं, लेकिन ये जो एलिफेंटा की केव्स है जो मुंबई से नजदीक में है, वहाँ पे लॉर्ड शिवा का 3-faced स्कल्पचर दिया हुआ है, 3 फेसेस वाली मूर्ति है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इज फेमस ऑल ओवर इंडिया। ये मीनाक्षी मंदिर है जो मदुराई में साउथ इंडिया में है। इट इज अ टेम्पल ऑफ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और ये मीनाक्षी टेम्पल है वो अपने आर्किटेक्चर की वजह से ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही फेमस है। It is also very unique in architecture. The temples of South India are especially well known for their imposing gateways called Gopuram. जो साउथ इंडियन टेम्पल्स है वो अपने imposing gateways जो गोपुरम है उसी की वजह से ज्यादा फेमस है। After hearing about the fame of such grand temples, many foreign invaders came to loot them. और इन सब मंदिर और ये जो सारे आर्किटेक्चर है इनके बारे में जानने के बाद बहुत सारे ऐसे फॉरेनर किंग थे जिन्होंने हमारे कंट्री में लूट के लिए आना स्टार्ट किया। द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वाज अटैक्ड मैनी टाइम। मोहम्मद गजनी ने बहुत सारे टाइम हमारे सोमनाथ पे अटैक किया हुआ था। तो अभी उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि कौन था वो और उसने क्यों ऐसा किया था। सो इट इज मोहम्मद गजनी जो यहाँ पे हमें फिगर में दिख रहा है और बेसिकली वो अफगान से था, अफगानिस्तान के गजना करके जो किंगडम था उसका वो किंग था। तो राजपूत एज की ड्यूरेशन में ही ये किंग हमारे सोमनाथ में बार बार अटैक करने के लिए आता था क्योंकि उसको वो जीतना था। यहाँ पे आपको रूट टू सोमनाथ इन्वेशन दिखाई दे रहा है, गजनी ने कैसे इंडिया में डायरेक्टली वो सोमनाथ में आया था।
एरो करके जो पूरी डार्क लाइन की है, राइट। तो आफ्टर द राजपूत एज इज वेल नोन फॉर वैलर एंड सेक्रीफाइस। तो राजपूत एज में एक दूसरे किंग के लिए एक दूसरे किंग करते ही रहते थे। इट ऑल्सो शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग्स। बहुत सारे बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स उसी टाइम पे बनी जो अभी हमने देखी। मैनी फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसीलिए बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन किंग्स हमारे यहाँ पे इंडिया को लूटने के लिए आना शुरू हो गए। मोहम्मद गजनी द सुल्तान ऑफ गाजना attacked India many times between 1000 कॉमन एरा एंड 1075 कॉमन एरा। इन टाइम के बीच में मोहम्मद गजनी हम पे बार बार अटैक कर रहा था इंडिया के सोमनाथ पे। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द अटैक्स ही कंटिन्यूड टू प्लंडर इंडिया विद फुल फोर्स। एक बार अगर उसको हराया जाता था ना तो फिर दुगना ताकतवर होके वो फिर से अटैक करता था। एक बार हराया जाता था फिर से दुगना ताकतवर होके वो अटैक करता रहता था। During the such attack, when Gujarat was under Bhimdev Solanki's rule, he plundered Somnath. Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath but failed. बहुत सारे लोगों ने भीमदेव सोलंकी, जब ये कब अटैक कर रहा था, जब हमारे गुजरात में कौन रूल कर रहा था, भीमदेव सोलंकी, राइट। तो भीमदेव सोलंकी की हेल्प बहुत सारे लोगों ने की कि मोहम्मद गजनी को यहाँ से परमानेंटली निकाल दिया जाए, लेकिन सब फेल होने लगे। और उसके बाद राजा भोज ने मोहम्मद गजनी के साथ एक बैटल किया था। उसने सुना ना कि बार बार सोमनाथ पे वो अटैक कर रहा है, फिर राजा भोज ने जाके उन पे अटैक किया, उनसे बैटल किया और मोहम्मद गजनी को वहीं पे हरा के मार दिया। सो इट इज ऑल अबाउट मोहम्मद गजनी। उसके बाद क्या हुआ? सो चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। दिल्ली के थ्रोन का पावर कैसे चेंज होने लगा वो अब इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है ये सारी हिस्ट्री, राइट। और हिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गजनी कौन पावर पे आया था आपको पता है? इट इज़ शहाबुद्दीन घोरी। तो जैसे ही पहले तो मोहम्मद गजनी को हरा दिया गया था, मैंने बोला ना राजा भोज ने हरा दिया। उसके बाद जो गजना था, अगर राजा भोज ने उसको हरा दिया है तो ऐसा करना चाहिए ना, पहले तो ऐसा ही चल रहा था कि जो किंग दूसरे किंग को हरा देता है तो जो किंग हार गया है या फिर मारा गया है उसका पूरा किंगडम जो जीता गया है वो वाले किंग के हाथ में आ जाएगा। तो राजा भोज ने अगर उसको हराया था तो वो पूरा किंगडम उनका हो जाना चाहिए ना, लेकिन इस चीज़ का उन लोगों ने एडवांटेजेस नहीं लिया था। दैट्स वाई जो गजना के लीडर्स थे ना उनके बीच स्पर्धा, कंपटीशन स्टार्ट हो गया गजना का किंगडम, उसका थ्रोन संभालने के लिए। तो उसमें से जो शहाबुद्दीन घोरी थे उसने स्ट्रॉन्ग रूल अपना एस्टैब्लिश कर दिया गजना के अंदर, और फिर वो गजना का किंग बन गया आफ्टर द मोहम्मद गजनी। और फिर उसने, क्योंकि मोहम्मद गजनी को इंडिया के ही रूलर ने मारा हुआ था, मोहम्मद गजनी किसके लिए आया था? सिर्फ लूट करने के लिए, अदर पर्पस नहीं था उसका कोई। लेकिन अभी जो शहाबुद्दीन घोरी है उसने क्या किया कि अभी मोहम्मद गजनी को उन लोगों ने मार दिया है तो उसने इंडिया पे अटैक करना शुरू करने के लिए सोचा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ वो लूट करना नहीं चाहता था, साथ में अपना किंगडम इंडिया के अंदर जमाना चाहता था। सो दैट्स वाई शहाबुद्दीन घोरी ने फिर से इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली ही वाजंट सक्सेसफुल, पहले वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और किससे हारा था वो पहले फर्स्ट ट्रायल में? क्वीन नायका देवी ऑफ अनहिलवाड़ पाटन, जो अभी हमारा गुजरात का अनहिलवाड़ पाटन है ना, उसकी जो क्वीन थी नायका देवी, उसके हाथ से वो हारा गया था। तो एक क्वीन के हाथ से हारे जाने के वजह से उसने फिर से, मतलब वो तो शौक लगा ही था उसको, और फिर से उसने फर्दर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 12 इयर्स तक वो प्रिपेयर होता रहा कि फर्दर अटैक इंडिया पे कैसे किया जाए, राइट। तो 12 इयर्स की प्रिपरेशन के बाद सेकेंडली उन्होंने दिल्ली पे अटैक किया, और जब दिल्ली पे अटैक किया तब उसके सामने एक ही किंग था लड़ने के लिए, वो था पृथ्वीराज चौहान III। पृथ्वीराज चौहान III ने उसके सामने बहुत अच्छी लड़ाई दी, किसी भी अदर राजपूत किंग की हेल्प के बिना, और एक चीज़ प्रायर प्रिपरेशन के बिना भी बहुत अच्छी लड़ाई दी उनके सामने। फिर भी दिल्ली के युद्ध के ड्यूरेशन में, ये जो दिल्ली के लिए युद्ध हुआ था ना, वो तराई के मैदान में हुआ था, इसीलिए उसको तराई का बैटल भी बोला जाता है।
तो ये तराई के बैटल के वक्त पृथ्वीराज चौहान 3 ये जो गोरी था उसके सामने हार गया। दैट्स वाई ये जो पूरी दिल्ली का किंगडम है वो अभी मुगलों के हाथ में आ गया। सो दैट्स द थिंग कि हिस्ट्री में आज भी इस लड़ाई को याद किया जाता है कि उस लड़ाई के बाद मुगल एम्परर हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। सो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर राजपूत किंग्स एंड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन पृथ्वीराज 3 हार गए और आफ्टर शहाबुद्दीन ने वहाँ पे राज करना स्टार्ट कर दिया। शहाबुद्दीन गोरी के मरने के बाद हिज स्लेव, उनका एक स्लेव जो उसका कमांडर भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने वहाँ का थ्रोन संभाला और स्लेव डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया, रचना की। With this, Rajput rule came to end in Delhi और ऐसे राजपूत एरा दिल्ली के अंदर खत्म हो गई। There was a change in the administration and the society और जैसे जैसे मुगल एरा वहाँ पे स्टार्ट हुआ, मुगल सल्तनत वहाँ पे स्टार्ट हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज आने लगा और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, सोसाइटी सिस्टम में भी चेंज आ गया क्योंकि हमारा हिंदू राजा जो थे, किंग थे, राजपूत किंग थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनके हिसाब से थी। अब मुगल एम्परर की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोसाइटी सिस्टम वो बहुत ही डिफरेंट थी, इसलिए चेंज होने स्टार्ट हो गई। सो कैसे और कब चेंज हो गई वो आपको सोचना है। ओके, इन प्लेस ऑफ वैलर एंड सेक्रीफाइस पीपल स्टार्टेड कंस्पायरिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर। ये राजपूत एरा के किंग्स किस वजह से जाने जाते थे? अपने वैलर एंड सेक्रीफाइस के लिए, एक दूसरे के लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मुगल एरा स्टार्ट हुई, मुगल एम्परर हमारे यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किए तो उन लोगों ने, राजपूत किंग थे, उन लोगों को एक दूसरे के बारे में ही भड़का दिया। तो अभी वो लोग एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने की वजह क्या करने लगे? एक दूसरे से फाइट करने लगे, कंपटीशन करने लगे थ्रोन संभालने के लिए, पावर संभालने के लिए। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज स्टेन्ड विद ब्लड, खून से जीता गया था थ्रोन। तो ये पूरा चैप्टर मीडिएवल एज मतलब मध्य युग में कैसे राजपूत एरा स्टार्ट हुई, फिर मुगल कैसे एंटर हुए, कौन सी बैटल के बाद लास्ट में कौन सा हमारा किंग मुगल के सामने हारा और दिल्ली सल्तनत कैसे मुगल के हाथ में आ गई, तो इसके बारे में पूरा चैप्टर्स था। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।